आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान प्री बोर्ड पेपर को हल करके बताया जाएगा। 2026 में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुए थे, पेपर का कोड 347 BCJ के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर जो है सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार करते चलिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 है, निम्न अभिक्रिया एक सेल में होती हैं। अब यहाँ एक निम्न अभिक्रिया होता है, यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिया गया है, मतलब इसको जब गर्म करेंगे तो यह बनेगा और इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा, इसलिए यहाँ पर बताया गया कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दोनों इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं लिखिए और सेल के मानक EMF की गणना कीजिए। और यहाँ पे दिया गया Zn का जो है यहाँ पर जो दिया गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.76 वोल्ट दिया गया है, और यहाँ पर कोबाल्ट के लिए जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.28 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रोड विभव की जो पहले गणना कर लेंगे तो ई एनोड का मतलब यहाँ पर मान क्या दिया गया है, तो ये जो मान धनात्मक है ना, यह मान सदैव जो है ऋणात्मक हो जाता है। 0.76 जो है यहाँ पर प्लस में था, तो यहाँ पर जब ई एनोड करेंगे तो -0.76 वोल्ट हो जाएगा, और यह 0.28 दिया है तो यह कैथोड हो जाएगा, माइनस जो है यहाँ पर 0.28 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एनोड और यह कैथोड का मान है, और ई जो है यहाँ पर सेल की गणना करना है। EMF का मतलब ई सेल की गणना करना है, तो ई सेल का सूत्र होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ई कैथोड में से ई एनोड को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब यहाँ पर ई कैथोड का मान क्या है, तो ई कैथोड का मान -0.28 है, माइनस हो जाएगा। और ई एनोड का मान क्या है, तो ई एनोड का मान दिया गया है माइनस जो है 0.76 दिया गया है, माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, -0.28 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0.76 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है प्लस हो गया 0.76। अब 0.76 में से 0.28 को घटा दीजिए, तो यहाँ से जब घटेगा तो क्या बचेगा, अब यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मान हो जाएगा 0.48 जो है वोल्ट हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 0.48 जो है वोल्ट होगा। 6 तो 16 एक दे देगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 होगा, ये बचेगा आपका 6 में से 2 जाएगा 4, दशमलव पॉइंट लगाई है, तो 0.48 जो है वोल्ट जो है इसमें EMF का मान जो है गणना हो गया। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अब अगला प्रश्न की गणना प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है बोर्ड के पेपर में, प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। अब यहाँ प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। 15 डिग्री सेल्सियस पर 5% गन्ने की जो है शक्कर को क्या कहते हैं, सुक्रोज के विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर प्रासरण दाब की परिभाषा समझेंगे कि प्रासरण दाब किसे कहा जाता है। तो जब लिखेंगे जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को, अब यहाँ देखिए दो भिन्न सांद्रता मतलब अलग अलग जो है सांद्रता के जब विलयनों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु का होते हैं जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है, और इस दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ना एटम होता है। क्या होता है, इसका मात्रक एटम हो जाएगा। इनका कहने का मतलब यह है कि परासरण दाब की परिभाषा क्या है, जब दो सांद्रता अलग अलग सांद्रता को जब मिलाया जाता है और पारगम्य झिल्ली द्वारा जब इसको अलग किया जाता है, तो कम सांद्रता वाला जो सांद्रता होता है वह अधिक सांद्रता की ओर जो है जाने लगता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है विलायक के अणु जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगेगा। उस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है एटम होता है। और परासरण दाब का सूत्र होता है जो है P = CRT। पूछेंगे में C का नाम क्या है, सांद्रता, और सांद्रता का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बटा आयतन, और मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, भार बटा अणुभार। अब इसी सूत्रों की सहायता से जो है परासरण दाब की अब हम लोग गणना करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या देख रहे हैं, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया। तो 15 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर दिया गया, इसका मतलब ताप जो है 15 डिग्री सेल्सियस है, और 5% गन्ने की जो है शक्कर है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5% का अर्थ क्या है, तो लिखेंगे आपका 5% विलयन का क्या अर्थ है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5% विलयन का अर्थ है 100 ml विलयन में 5 ग्राम सुक्रोस मतलब है चीनी है। 100 अगर ml हम विलयन तैयार करेंगे तो उसमें 5 ग्राम जो है ना चीनी रहता है।
अब टी बराबर जो है टेम्परेचर क्या है 15 डिग्री सेल्सियस है। 15 में 273 को जोड़ लेंगे। 15 में जब 273 को जोड़ लेंगे तो 288 के हो जाएगा। क्या बनेगा 288, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है केल्विन में निकाला जाता है। सेल्सियस में दिया, इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 क्या करेंगे इसमें जोड़ दिया जाएगा। भार, विलय का भार मतलब चीनी जो है विलय है और जो है पानी जो है क्या है विलायक है। तो यहाँ पर W छोटा W दिखाएंगे 5 ग्राम है। प्रश्न में क्या है 5 ग्राम है और आयतन जो दिया गया है 100 ml दिया गया है। तो आयतन को यहाँ पर लीटर में चाहिए, तो 100 ml को जो है लीटर में बदलेंगे तो 100/1000, 1000 से जब भाग कर देंगे 2 जीरो खत्म, 10 से भाग करेंगे 0.1 लीटर हो जाएगा। ठीक ना, V बराबर 100 ml जो था उसको लीटर में बदल दिया जाएगा। और R का नाम जो है यहाँ पर जो है स्थिरांक हो जाएगा, विलयन स्थिरांक 0.0821 होता है इसका मान, आपको याद रखना R का मान। और P का मान पूछा जा रहा है, P का नाम क्या है परासरण दाब, और परासरण दाब की गणना करना है। अब यहाँ पे सूत्र क्या होता है PV बराबर NRT, ये सूत्र होता है आदर्श विलयन समीकरण। बायल वांट हाफ और चार्ल्स वांट हाफ के नियम को जब संयुक्त किया जाता है तो आदर्श विलयन जो है समीकरण बनता है PV बराबर NRT होता है। अब यहाँ P को रोक देंगे, V नीचे चला जाएगा। अब P का सूत्र क्या बन गया यहाँ पर NRT/V हो जाएगा। अब इसमें मान को भरना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर N को बदलना पड़ेगा और N का मान जो है ऊपर बताया गया है कि यहाँ देख सकते हैं। N का सूत्र क्या बताएं भार बटा अणुभार होता है। मोलों की संख्या का सूत्र क्या है भार बटा अणुभार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है ना N को हटा करके भार बटा अणुभार हो गया और RT हो जाएगा बटा V हो गया। अब N को बदल दिया यहाँ पर भार बटा अणुभार RT/V हो गया। अब यहाँ W का मान भरेंगे, M का मान भरेंगे, R का मान भरेंगे, T का मान भरेंगे और V का मान भर करके अब हल करेंगे। अब P बराबर हो जाएगा W का नाम क्या है विलय, विलय का भार कितना ग्राम है 5 ग्राम है। तो यहाँ W बराबर 5 ग्राम लिख देंगे। R का मान क्या है 0.0821 है। R का मान होता है आदर्श विलयन स्थिरांक इसको कहेंगे। और T का नाम टेम्परेचर क्या था इसमें 288 है, यहाँ देख सकते हैं 288 है। और M का मान अणुभार जो अब यहाँ देखिए ग्लूकोज का जो है ना सुक्रोज का चीनी का जो है ना अणुभार निकालना। चीनी का सूत्र क्या है C12H22O11 का अणुभार निकाल लीजिए। C का 12 होता है 12 × 12, H का 1 × 22 हो जाएगा। और यहाँ देखिए C12H22O11 किसका सूत्र है C12H22O11 चीनी का जो है सुक्रोज उसको कहा जाता है। इसका जो है अणुभार कितना निकलेगा तो इसको गुणा करके 12 में 12 गुणा करेंगे 144 होगा, 22 एक 22 और 16 में 11 का गुणा करके जोड़ेंगे तो 342 आ जाएगा। इसका अणुभार कितना है 342 है। और यहाँ पर अणुभार देखेंगे 342 यहाँ पर रख दिया गया है। और भी का मतलब जो आयतन निकला है, कितना आयतन निकला है 0.1 लीटर है, तो 0.1 लीटर हो गया। तो सबका मान यहाँ पे रख दिया गया, छोटा W, R का मान, T का मान, M का मान, V का मान, सबका मान रखने के बाद से ऊपर जो गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा 118.224 आएगा। और नीचे जो है 342 में 0.1 का गुणा करेंगे तो 34.2 आ जाएगा। अब इसका जो है 34.2 से इसमें जब भाग कर देंगे ना तो P का मान आ जाएगा 3.456 एटम हो जाएगा। एटम मतलब परमाणु, इसका एटम इसका जो है इसका मात्रक होता है। किसका तो मतलब या परासरण दाब का मात्रक क्या होते हैं एटम होते हैं। तो यहाँ पर भाग देने पर जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा 3.456 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करके जो है आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यह मान जो नोट किया गया समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है आपका टेम्परेचर जो दिया गया था, भार दिया गया था, आयतन निकाला गया, R का मान आपको याद है और सूत्र में भर करके जो है हल करने पर जो आंसर आया है 3.456 एटम हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अब अगला जो प्रश्न दिया गया है आणविकता तथा अभिक्रिया के कोटि में अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। तो आणविकता तथा अभिक्रिया के कोटि में आपको अंतर पूछा गया है। अब यहाँ पर 2 कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम को जो है आणविकता और दूसरे कॉलम में कोटि बनाएंगे। अब आणविकता क्या होता है, यह सदैव पूर्णांक होता है, ये सदैव क्या होते हैं पूर्णांक संख्या होते हैं। और कोटि जो होता है ना यह पूर्णांक भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, भिन्नात्मक मतलब बटा में भी होता है। तो क्या होता है यह पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक जो है भिन्नात्मक होता है कौन कोटि। तो आणविकता और कोटि में पहला अंतर समझ गए होंगे कि यह सदैव जो होता है क्या होता है पूर्णांक होगा और यह पूर्णांक भी होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, भिन्नात्मक होगा। इनका मान शून्य नहीं हो सकता है। किनका आणविकता का मान शून्य कभी नहीं हो सकता है, जबकि कोटि का मान जो है शून्य हो सकता है। तो लिखेंगे इनका मान क्या होता है शून्य हो सकता है। तो 2 अंतर आपको समझ में आ गया। पहला अंतर क्या है, यह सदैव पूर्णांक होगा, यह पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक होता
होता है और यह जो है शून्य कभी नहीं होगा। कौन? आणविकता का मान शून्य कभी नहीं हो सकता है और कोटि का मान क्या होगा? इनका मान जो है शून्य हो सकता है। अब अगला जो इसमें अंतर क्या होगा? आणविकता उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। आणविकता उसके किसके विधि द्वारा ज्ञात करेंगे? क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। कोटि को कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। कोटि को प्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे और आणविकता को उसको क्रिया विधि द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। अगला अंतर लिखेंगे, यह केवल प्राथमिक अभिक्रिया पे लागू होता है। यह केवल पहला अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया पर यह आणविकता लागू होता है। और इसमें लिखेंगे यह कोटि जो होता है ना, कोटि जो है प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रियाओं पर जो है लागू होता है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 4 अंतर जो है बताया गया। आणविकता तथा कोटि में 4 अंतर जो है आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या है? 3.5 × 10⁻12 सेकंड का इनवर्स है। अब देखिए यहाँ वेग स्थिरांक का मान दे दिया गया। वेग स्थिरांक को के से कहा जाता है, के से दिखाया जाता है। 3.5 × 10⁻12 सेकंड का इनवर्स है। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आई की गणना कीजिए। अब यहाँ अर्ध आई की गणना करना है तो कैसे गणना करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे के बराबर मान क्या दिया है? 3.5 × 10⁻12 और इस सेकंड का इनवर्स दिया है। वेग के का नाम क्या है? वेग स्थिरांक है। और टी हाफ का नाम है अर्ध आई नाम है। अब अर्ध आई बराबर प्रश्नवाचक है, मतलब पूछा जा रहा है। अब अर्ध आई का सूत्र क्या होता है? तो टी हाफ का सूत्र होता है 0.693/k होता है। किसका सूत्र है? टी हाफ का सूत्र होता है 0.693/k होता है। अब टी हाफ बराबर 0.693/k का मान क्या है? 3.5 × 10⁻12 है। किसका मान है? के का मान 3.5 × 10⁻12। अब ये -12 घात ऊपर चला जाएगा तो 0.693 × 10⁻12 था। ऊपर जब जाएगा तो ये घात प्लस में हो जाएगा। नीचे वाला घात ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाता है। नीचे क्या बनेगा? 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है दशमलव देखेंगे, यहाँ पर एक स्थान दशमलव है और यहाँ 3 स्थान दशमलव है। तो इसको भी एक स्थान दशमलव करेंगे, मतलब यहाँ से दशमलव उठा के इसके पास लाएंगे। तो अब एक स्थान पर जब दशमलव किया जाएगा तो ये 12 घात था तो 2 घात दशमलव हटाने में खत्म हो गया। अब यहाँ दशमलव जो है हट चुका है, यहाँ पर एक स्थान दशमलव हो गया। और जब अंश और हर का दशमलव बराबर है ना तो दशमलव को हटा देते हैं। अंश और हर का दशमलव बराबर है तो दशमलव खत्म हो गया। 693/35 हो जाएगा। अगुड़े 10⁻10 घात हो जाएगा। 12 घात से 10 घात कैसे हुआ है? 2 घात जो है दशमलव हटाने में लगा है, मतलब आगे बढ़ाने में। अब यहाँ से 35 में जब है 693 में भाग करेंगे 19.8 × 10⁻10 आ जाएगा। कितना आएगा? 35 में भाग करेंगे 693 में तो क्या बनेगा? 19.8 × 10⁻10 और अर्ध आई है तो टाइम है। और टाइम का मात्रक इसमें क्या दिया गया है? तो सेकंड इनवर्स दिया गया था वेग स्थिरांक, तो इसमें टाइम का मात्रक क्या बनेगा? सेकंड हो जाएगा। तो टी हाफ की गणना हो गया 19.8 × 10⁻10 सेकंड इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, उप सहसंयोजन संख्या तथा समन्वय मंडल को समझाइए। तो उप सहसंयोजन संख्या तथा समन्वय मंडल को समझाइए। अब उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं? बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, उत्तर आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती हैं। जो धातु आयन होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु में जो धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या के क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती हैं। तो इसको 2 बार आप लोग पढ़ देंगे ना तो परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो उप सहसंयोजन संख्या भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे जो है इसमें प्रश्न क्या था, समन्वय मंडल क्या होते हैं। तो समन्वय मंडल क्या होते हैं? बहुत आसान उत्तर है, किसी जटिल यौगिकों को लिखते समय, जब जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्टक में लिखी जाने वाली राशि को समन्वय मंडल या उप सहसंयोजन मंडल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जटिल यौगिक लिखा गया है एक बड़े कोष्टक में है, एक कोष्टक के जो है बाहर है। तो क्या बताएगा? किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्टक में जो लिखी जाने वाली राशि को समन्वय मंडल कहा जाता है। तो ये बड़े कोष्टक के अंदर जो लिखा गया है, क्या लिखा गया? Cu NH3 4 घात नीचे दिया गया। ये कोष्टक के अंदर जो दिया गया है ये समन्वय मंडल है। इसी को क्या कहते हैं?
समन्वयन मंडल या उप संयोजन मंडल कहा जाता है। तो इसी को लिखेंगे में, इसमें कौन हो जाएगा CuNH3, नीचे 4 घात दिया गया है, यही क्या है उप संयोजन मंडल कहा जाता है। उप संयोजन मंडल का दूसरा नाम क्या होता है, समन्वयन मंडल होता है। तो समझ में आ गया होगा, बड़े कोष्टक के अंदर जो लिखे हुआ राशि होता है उसी राशि को जो है समन्वयन मंडल या उप संयोजन मंडल कहा जाता है। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अब यहाँ देखिए, निम्न संकुल के उप संयोजित समावयी बनाइए। अब यहाँ 2 यौगिक दे दिया गया है और उसको जो है उप संयोजित समझौता बनाना है। तो पहले उप संयोजन समझौता किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे। अब परिभाषा समझते घड़ी में इसको आप लोग बना सकते हैं। परिभाषा क्या है, धन आवेशित हो तथा ऋण आवेशित हो संकुल वाले ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे परंतु उसमें उपस्थित लिगेंड अपनी स्थिति क्या कर लें, बदल लेते हैं, ऐसे उप संयोजन यौगिक को उप संयोजन समावयी कहते हैं और इस घटना को उप संयोजन जो है समझौता कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो लिगेंड इसमें है, इसमें लिगेंड कौन है, तो इसमें लिखें ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है और इसमें लिगेंड है। ये लिगेंड उठ करके इसके पास आ जाएगा और ये लिगेंड उठ करके इसके पास चला जाएगा, अदला बदली। जब लिगेंड का अदला बदली कर लिया जाता है उसी को कहा जाता है उप संयोजित समझौता कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ देख सकते हैं, पहला वाला यौगिक क्या किए हैं, CuNH3 6 है और Cr जो है CN6 है। अब ये CN जो 6 है ना ये CO के पास चला जाएगा और NH3 जो 6 है ना ये Cr के पास चला जाएगा। तो ये जो है पक्षांतर कर दिया गया है। लिगेंड को जो है अदला बदली जिसमें होता है उसी को कहा जाता है उप संयोजित समझौता कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए CN यहाँ पर जो है यह CO के पास गया और NH3 6 है वह जो है Cr के पास आ गया, यही तो अदला बदली हुआ है। अब यहाँ पर अगर इसका अदला बदली करना हो तो कितना आसान है। अब देखिए क्या CuNH3 4 है, PtCl4 है। अब Cl4 जो है ना Cu के पास जाएगा और Cu वाला जो कौन है NH3 4 है वो Pt के पास आ जाएगा, Pt के पास। तो इसी को कहा जाता है उप संयोजित समझौता। अब लिगेंड का अदला बदली, पहले वाला लिगेंड दूसरे का स्थान पर, दूसरे वाला लिगेंड पहले वाले के स्थान पे चला जाता है, उसी को कहा गया उप संयोजित समझौता कहा जाता है। इसमें इसी को जो है प्रश्न में कहा गया था इसका उप संयोजित समझौता बनाइए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको बनाना है। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अब अगला जो प्रश्न है, शुद्ध एसीटोन बनाने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको क्लोरोफॉर्म के साथ क्या अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर शुद्ध एसीटोन बनाने की जो है आपको क्रिया बताना है और क्लोरोफॉर्म के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा। तो पहले हेडिंग नोट करेंगे, एसीटोन बनाने की विधि। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने के लिए कैल्शियम एसीटेट को शुष्क आसवन कराया जाता है तो एसीटोन बनता है। क्या लेना है यहाँ पर, कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या है, CH3 COO के नीचे ट्वाइस मतलब 2 और Ca है। अब इसको जब गर्म करेंगे ना तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा, संगमरमर उसको कहते हैं। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आ गया और क्या बनेगा CH3COCH3, इसी का नाम होता है एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसको प्रोपेनोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोपेनोन भी इसको कहा जाएगा, किसको, एसीटोन को। तो कैसे बना है, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क जो है आसवन जब कराया जाता है तो जा करके जो है यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होगा, उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है। अब अगला लिखेंगे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने की क्रिया। अब एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, तो लिखेंगे जब एसीटोन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो यह क्लोरोटोन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोटोन बनता है। अब देखिए CH3COCH3 ये एसीटोन है। क्या है, CH3COCH3 जो ऊपर लिखा है ना CH3COCH3, इसकी यह संरचना सूत्र बना दिए हैं और ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है। अब क्या करेगा ना यहाँ पर H जो है ना O के साथ चला जाएगा तो क्या बना, CH3 है, C है, CH3 उतर गया, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड होकर के और इसमें H आ जाएगा, OH O के साथ H चला गया, बचा क्या, CCl3। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लोरोटोन। क्या नाम है, क्लोरोटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन। और इसका क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। जब एसीटोन की क्रिया जो क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो ये बनता है क्लोरोटोन बनता है। तो समझ में आ गया होगा यह प्रश्न, जो है एसीटोन कैसे बना और एसीटोन जो है क्लोरोफॉर्म से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो अब यहाँ पर जो है अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना, युग्मन अपक्रिया क्या है, गाटरमान अपक्रिया क्या है, हिंसबर्ग अपक्रिया क्या है। तो पहले युग्मन अपक्रिया समझ लेते हैं। युग्मन अपक्रिया क्या है, बहुत ही आसान है। लिखेंगे आपका युग्मन अपक्रिया, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, क्षार NaOH के उपस्थित में
फिनोल से कराने पर पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनता है। इस अवक्रिया को युग्मन अवक्रिया कहते हैं। कैसे बनेंगे यहाँ पर जो बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए युग्मन अवक्रिया जो है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, इसने दूसरा जो है रिएक्शन भी लिखे हैं। अब दूसरा रिएक्शन को समझेंगे, यहाँ से समझ लेंगे कि दूसरा रिएक्शन क्या बनेगा। यही रिएक्शन जो है 2 बार लिखे हैं समझाने के लिए। अब देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, बेंजीन के पास नाइट्रोजन N2Cl रहता है, इसी का नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। और ये जो बना हुआ है इसका नाम जो है फिनोल है। OH लगा है, इसमें देख रहे हैं OH लगा है। बेंजीन रिंग में जब OH लगा रहता है ना तो उसको फिनोल कहा जाता है। अब इसमें जब क्रिया कराते हैं ना तो H और Cl, ये दोनों वाला बात कर रहे हैं, यहाँ से H और Cl जो है एक पास से यहाँ से निकल जाएंगे और ये इसमें आकर के ज्वाइंट हो जाएंगे, किसके साथ, N के साथ। वही कार्य इसमें हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो संरचना देख रहे हैं, ये आपका बेंजीन जो रिंग बना है उसके साथ N है। अब N वाला है, N है, 2 बार N है। और यहाँ से H और Cl को क्या कर दिया जाएगा, इसमें से बाहर कर देंगे। यहाँ से Cl जो है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और लास्ट में OH है तो इसमें OH हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का क्रिया जब फिनोल से कराया जाता है तो यह बनता है क्या, पैरा हाइड्रॉक्सी। क्या बनेंगे, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, इसका नाम है, क्या नाम है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनता है। इसी अवक्रिया को युग्मन, युग्मन माने क्या होता है, जोड़ा, जुटना। यहाँ देखिए 2 बेंजीन रिंग जुट गया है, और जब 2 बेंजीन रिंग जुट गया है तो वही युग्मन हो गया है, तो युग्मन अवक्रिया कहा जाता है। या ऊपर वाला रिएक्शन लिखिए या नीचे वाला लिखे थे ना, या थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए जो है यहाँ पर आपको बताया गया। लास्ट में यहाँ OH है, इसमें भी लास्ट में OH है, Cl है, इसमें भी Cl है। तो उम्मीद करते हैं युग्मन अवक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको 2 बार पढ़ेंगे ना आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अगला अवक्रिया समझेंगे गाटर-मान अवक्रिया क्या है। ये तो अवक्रिया हर साल के पेपर में पूछ रहा है, तो ऐसे अवक्रिया को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 2026 का जो एग्जाम देंगे ना तो ये लोग ऐसे अवक्रिया को जो है सभी लोग तैयार करके ही एग्जाम में देने जाइएगा। क्या लिखा गया, गाटर-मान अवक्रिया कापर चूर्ण के उपस्थित में। अब ये कापर का चूर्ण रहेगा, ठीक है, चूर्ण मतलब छोटे छोटे टुकड़ा, ठीक है। कापर चूर्ण के उपस्थित में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाई एजोनियम, ऊपर भी वही बताएं N2Cl यहाँ पर भी। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जो क्रिया किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे। और किसके उपस्थित में, कापर के उपस्थित में कराएंगे तो बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। बस Cl इसके पास चला जाएगा और यहाँ से जो है नाइट्रोजन बाहर निकलेगा और यह Cl जो है पुनः इसके साथ जो है बना रहेगा, ठीक है ना। यह Cl जो है इसमें साथ केवल रहेगा और उसके साथ जो है बाहर क्या निकलेगा, देखिए यह Cl है। तो क्या लिखेंगे इसमें, ऐसे अवक्रिया को क्या कहते हैं, गाटर-मान अवक्रिया कहा जाता है। कापर के चूर्ण में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया या Cl से कराने पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अवक्रिया को गाटर-मान अवक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को लिख करके आप लोग 2 बार समझ लीजिए क्या हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन बाहर आ गया, Cl अपने जगह पे रहेगा और यह Cl तो ये है, यह Cl इसमें बस क्रिया करेगा, पुनः यह Cl इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो गाटर-मान अवक्रिया भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कापर के चूर्ण में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराएंगे, HCl से कराने पर जो है क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अवक्रिया को गाटर-मान अवक्रिया कहा जाता है। अब अगला जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पर हिंसबर्ग जो अभिकर्मक क्या होते हैं तो समझेंगे। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होते हैं ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो एमीन होते हैं उनके पहचान करने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक एमीन जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह बना हुआ है, यह जो बना है प्राथमिक एमीन आपका यहाँ बना है प्राथमिक एमीन, तो यह NH2 जो है, क्या लिखा है, NH2 जो है और एल्किल से साथ लगा हुआ है। तो यह जो बना और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है प्राथमिक जब एमीन के साथ जो क्रिया करता है तो ये जो बनेगा पूरा क्या बना है, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा और H और Cl एक साथ हो जाएगा तो ये बनेगा HCl हो जाएगा। तो प्राथमिक एमीन के साथ जो है कौन क्रिया करेगा, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्रिया करेगा। द्वितीयक एमीन में क्या होगा, द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो जहाँ N लिखे थे तो यहाँ N हो जाएगा। अब N हो जाएगा तो उसको डाई बोला जाएगा, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। अब यहाँ पर द्वितीयक एमीन ले लेंगे, यहाँ पर द्वितीयक एमीन हो जाएगा और यह जो है क्या बना है, यह जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक है। जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, N जो है डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा, इसमें भी यह Cl जो है बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो है तृतीयक एमीन है तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जो तृतीयक एमीन जो है क्रिया नहीं करता है। याद रखेंगे, प्राथमिक एमीन के साथ जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्रिया करेगा तो N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। द्वितीयक एमीन के साथ क्रिया करेगा तो N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा और
और तृतीय के मीन के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया उसके साथ नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह प्राथमिक के मीन, द्वितीय के मीन और तृतीय के मीन को पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब अगले भाग के वीडियो में जो है आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि उस भाग का वीडियो आपको देखना होगा तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस भाग का वीडियो का जो है लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।